प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संभवतः ऑनलाइन से जुड़ना कठिन हो रहा है अभी फिलहाल। तो सरकार के निर्देशानुसार वीडियो क्लिप बना करके आपके व्हाट्सएप पर डाला जा रहा है, ताकि आप उसको देखकर सुन करके बहुत सारी तैयारियों को आप कर सकें। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान की 2 किताबें हैं, भौतिक विज्ञान प्रथम, भौतिक विज्ञान द्वितीय का नाम से। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में जो परीक्षा होगा वो केवल भौतिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र यानी एक पेपर का होगा, जो 70 नंबर का होगा, और 30 नंबर का जो होगा प्रैक्टिकल आपका होगा। तो हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान की जानकारी के साथ हम सबसे पहले कभी भी भौतिक विज्ञान के बारे में सोचते और पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान में यूनिट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, जैसा कि आपको कक्षा 11th में भी समझाया गया और बताया गया। एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं कि मात्रक की पद्धतियां को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, या यूं कह लीजिए कि मात्रक की 4 पद्धतियां प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहली जो पद्धति है वो MKS पद्धति है। इस पद्धति में 3 मात्रक आते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। पहली पद्धति MKS पद्धति, इसमें 3 मात्रक आते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। दूसरी पद्धति CGS पद्धति होती है, इसमें भी 3 मात्रक आते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। दूसरी पद्धति CGS पद्धति होती है, इसमें भी 3 मात्रक होते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तीसरी जो पद्धति होती है वो SI पद्धति जिसको हम कहते हैं, या SI सिस्टम जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत 7 मात्रक होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पीयर, कैंडिला, मूल, केल्विन। तीसरी पद्धति अर्थात SI पद्धति में कुल 7 मात्रक होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पीयर, कैंडिला, केल्विन और मूल। इन 7 मात्रकों को हम मूल मात्रक के नाम से भी जानते हैं। चौथी पद्धति है FPS, अर्थात इसमें भी 3 मात्रक होते हैं, फुट, पाउंड और सेकेंड। इसके साथ साथ हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक इसी प्रकार MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है और CGS पद्धति में कार्य का मात्रक डाइन होता है। प्यारे बच्चों, इस मात्रक को हम लोगों ने कक्षा 11th में भी पढ़ा था, फिर हमने रिवाइज कर लिया कि थोड़ी आपको मेमोरी में रहेगी, कि जिससे न्यूमेरिकल करने में हमको सरलता होगा, आसानी होती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में। तो आवेश पदार्थ का एक गुण है। पदार्थ को आपस में अगर रगड़ दिया जाए तो उसमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप आकर्षण का गुण आ जाता है। फिर से रिवाइज करते हैं। आवेश पदार्थ का एक गुण है। पदार्थों को आपस में अगर रगड़ दिया जाए तो उसमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप आकर्षण का गुण आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अगर हम एबोनाइट की छड़ लेते हैं और अगर हम उसको बिल्ली की खाल के ऊपर अगर हम रगड़ते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है, अर्थात उन पर आवेश आ जाता है। आवेश की खोज सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आवेश की खोज सन 1932 में कार्ल डी एंडरसन
कार्ल डी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने अपने खोजों के फलस्वरूप बताया कि जो आवेश होता है विद्युत आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के क्या होता है बराबर होता है। साथ ही साथ विद्युत आवेश Q बराबर जो है I × T होता है और आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है और मात्रक जो होता है वो A और कैपिटल T होता है। आगे प्रयोगों के आधार पर हमको ज्ञात हुआ कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब किन्हीं भी दो आवेशों को लेकर के कूलाम ने बताया कि इनके बीच में वैद्युत बल क्या होता है कार्य करता है। तो प्रयोगों के आधार पर कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया गया वैद्युत बल के लिए, जिसे कूलाम का हम क्या कहते हैं नियम कहते हैं। जिस प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था ब्रह्मांड के किन्हीं दो द्रव्यमान के कणों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अथवा आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार कूलाम ने बताया कि दो आवेशित कणों के बीच में वैद्युत बल अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रयोगों के आधार पर कूलाम ने नियम दिया। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। पुनः एक बार रिवाइज करते हैं कूलाम्स लॉ को। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब इस नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा F व्युत्क्रमानुपाती R² होता है। अगर दोनों को हम आपस में कंबाइंड कर देते हैं तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा के R² लिखते हैं। कभी भी अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो वहां एक कांस्टेंट लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2 बटा के R²। जहां K क्या है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान केवल प्रयोगशाला में ज्ञात किया जा सकता है, जहां इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त किया गया। अब हम K के जगह पर रखते हैं तो कूलाम्स लॉ होता है F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में R²। अब जो है 9 × 10⁹ को हम लिख सकते हैं 1 बटा के 4πε0, लेकिन आपको निरर्थक लगेगा कि 9 × 10⁹ की जगह पर हम 1 बटा 4πε0 क्यों लिखते हैं। तो कोई भी फार्मूला न्यूमेरिकल संख्यात्मक मान के रूप में नहीं होता, तो उसको बदल दिया गया है। इससे हमको नए कांस्टेंट प्राप्त हुआ। साथ ही साथ जो है आगे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि 1 बटा 4πε लग लेने से कूलाम्स लॉ के लगा करके हम जो है फार्मूले को सरलता से प्राप्त करते हैं। अब हमने माना क्या है 1 बटा के 4πε0 = 9 × 10⁹, तो वहां फार्मूले की जगह पर रख देते हैं कूलाम्स लॉ में। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में 4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। लेकिन जो ये फार्मूला है वो निर्वात अथवा वायु के लिए है, यानी जहां वायु नहीं है उसके लिए है, जहां वायु है उसके लिए है। निर्वात अथवा वायु के लिए यह फार्मूला। लेकिन अगर देखा गया कि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर आवेशों के बीच में जो है कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, जैसे कांच, मोम, कागज, तेल, अभ्रक, आवेशों के बीच में क्या रख दिया जाए कोई कुचालक पदार्थ, जैसे कांच, मोम, कागज, तेल, अभ्रक इत्यादि, तब जो है फार्मूला F बराबर होता है 1 बटा के 4πε0 कैपिटल K Q1 Q2 बटा के R²। जहां कैपिटल K पुनः एक नियतांक है जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसको लिया गया है आवेशों के बीच में, तो उसका क्या कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि दो फार्मूले यहाँ प्राप्त हुए कूलॉम्स लॉ के अनुसार। अगर आवेशों के बीच में निर्वात अथवा वायु है तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। यदि आवेशों के बीच में निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम हो, जैसे कांच, तेल, मोम, अभ्रक, तब फार्मूला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R² होता है। अब परावैद्युतांक रहेगा तो उसमें K बढ़ जाएगा नीचे जो है। अब जो है हम ये देखते हैं, हम चाहें तो इप्सिलॉन नॉट K को इप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है। जो इप्सिलॉन नॉट K आ रहा है उसको इप्सिलॉन लिख सकते हैं। अगर हम इस प्रकार लिख दें तो वही फार्मूला हो जाएगा F बराबर 1/4π इप्सिलॉन Q1 Q2/R²। अब जो इप्सिलॉन है उसको परावैद्युत की विद्युतशीलता कहते हैं और जो इप्सिलॉन नॉट है उसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं, और जो इप्सिलॉन है उसको परावैद्युत की विद्युतशीलता कहते हैं। अब हम इप्सिलॉन नॉट का जो है मात्रक निकाल सकते हैं, मान भी निकाल सकते हैं, बीमा भी निकाल सकते हैं। हमने क्या लिया था, 1/4π इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹। उसको इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिखेंगे तो 1/4π × 9 × 10⁹ हो जाएगा। अब पाई का मान रख देंगे 3.14। सब कैलकुलेट करेंगे तो इप्सिलॉन नॉट का मान आता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब ये याद देना है, ये ध्यान देना है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कांस्टेंट होता है। निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट का मान सदैव क्या होता है, कांस्टेंट, यानी नो चेंजिंग। यानी इप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। लेकिन परावैद्युत की विद्युतशीलता, इसका मान कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि दो आवेशों के बीच हम तेल रख देंगे तो उसके लिए K का मान कुछ और होगा, मोम रख देंगे तो उसके लिए K का मान कुछ और होगा, अगर हम कागज रख देंगे तो उसके लिए K का मान कुछ और होगा। इसको रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो इप्सिलॉन का मान भिन्न भिन्न आएगा। ठीक है, तो इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इप्सिलॉन नॉट की हम बीमा निकालेंगे। इप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना इजी है, फार्मूले को हम तुरंत लेते हैं। F बराबर 1/4π इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। फिर इस फार्मूले को हम इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिखेंगे तो 1/4π Q1 Q2/R²। अब हम इप्सिलॉन नॉट की जब बीमा लिखेंगे तो 1/4π इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब Q1 की बीमा 80 हो जाएगा, Q2 का भी बीमा 80 हो जाएगा, और नीचे F की बीमा जो है MLT पर -2 हो जाएगा, और R² की बीमा L² हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो M पर -1, L पर -3, T पर 4, और A² जो है इप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, बीमा होगी। अब कूलॉम के नियम का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है कूलॉम के नियम का, तो कूलॉम का नियम बहुत बड़ी से बड़ी दूरियों से लेकर के बहुत से छोटी परमाणुवीय और नाभिकीय दूरियों के लिए भी क्या है, सत्य है। यानी कूलॉम्स लॉ को बहुत बड़ी से बड़ी दूरी के लिए भी लगा सकते हैं और बहुत छोटी से छोटी दूरियों को भी लगा सकते हैं। बहुत से छोटी दूरी का मतलब जैसे परमाणुवीय दूरी और नाभिकीय दूरी के लिए भी हम कूलॉम्स लॉ को लगा सकते हैं। ये कूलॉम्स के नियम का क्या है, इंपॉर्टेंस है, अर्थात महत्व है। अब हम आते हैं कि आवेशित कणों के बीच में जब वैद्युत बल होता है तो वहां देखा गया कि आवेशित कणों के बीच में अगर वैद्युत बल होता है तो वैद्युत क्षेत्र भी होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश के समुदाय का, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कुछ उसमें क्या कहा गया है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, फिर सुने, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत
क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आज इतना ही 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाने पर वो डाउनलोड होने में कठिनाई होगी, इसलिए हमने सोचा है कि 15 मिनट का ही वीडियो बना करके पर डे जो है सेंड किया जाएगा, और जितना वीडियो हम में बात करेंगे उतने का हम नोट्स भी आपको भेजा करेंगे। नोट्स को भी देखेंगे, वीडियो को भी सुनेंगे, तो बहुत सारी आपको जानकारी प्राप्त होगी, और जो कसर रह जाएगा फिर विद्यालय खुलने के बाद उसको हमको लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो क्लिप को देखते रहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, कॉपी पर नोट्स बनाते रहेंगे, तो भौतिक विज्ञान बहुत आपके लिए सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले दिन मिलते हैं।